कहानी की शुरुआत में हम एक सुनसान हाईवे देखते हैं जहां धुंध हल्की हल्की फैली होती है। सड़क बिल्कुल खाली होती है, ना कोई गाड़ी ना कोई इंसान, सिर्फ खामोशी। और उसी खामोशी के बीच एक ट्रक तेजी से आ रहा होता है। ड्राइवर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गाड़ी चला रहा होता है जैसे हर रोज चलाता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अगले चंद सेकंड्स में उसकी जिंदगी का सबसे अजीब लम्हा आने वाला है। अचानक सड़क के बीच एक हॉर्न आ जाता है। ड्राइवर चौंक जाता है। वो फौरन ब्रेक लगाता है, लेकिन रफ्तार ज्यादा होती है और ट्रक सीधा जाकर उस हॉर्न से टकरा जाता है। एक जोरदार आवाज गूंजती है और हॉर्न सड़क के किनारे जा गिरता है। ड्राइवर कुछ लम्हों के लिए वहीं रुक जाता है, फिर आहिस्ता से नीचे उतरता है और हॉर्न के पास जाकर उसे देखता है। हॉर्न बिल्कुल साकित पड़ा होता है, ना कोई हरकत ना कोई सांस। ऐसा लगता है जैसे वो मर चुका हो। ड्राइवर एक लम्हा उसे देखता है, फिर लापरवाही से कंधे उचकाता है और वापस अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही ट्रक वहाँ से दूर जाता है, वही मुर्दा हिरन अचानक हिलता है। पहले उसकी टांगें झटके खाती हैं, फिर उसका जिस्म अजीब अंदाज में मरता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो जाता है। लेकिन अब वो नॉर्मल नहीं होता। उसकी आंखें खाली होती हैं, हरकत गैर फितरी होती है। ये मंजर साफ बता देता है कि कुछ बहुत खतरनाक दुनिया में फैल चुका है। अब कहानी हमें शहर के अंदर ले जाती है, जहाँ हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम सॉक वू होता है। वो एक बड़ा बिजनेसमैन होता है। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक असूल होता है, काम और सिर्फ काम। वो फोन पर लगा होता है, लोगों को ऑर्डर्स दे रहा होता है, मार्केट के फैसले कर रहा होता है। उसके लिए इंसानों से ज्यादा अहम चीज पैसा होता है। उसके चेहरे पर संजीदगी होती है और उसकी आंखों में थकन, लेकिन वो रुकता नहीं, वो बस आगे बढ़ता रहता है। अब हमें उसकी बेटी दिखाई जाती है, एक छोटी सी मासूम बच्ची जिसका नाम सू एन होता है। वो अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन उसके दिल में एक कमी होती है। वो चाहती है कि उसका बाप उसके साथ वक्त गुजारे, उसे समझे, उसकी बात सुने। इसके लिए वक्त नहीं होता। एक दिन सू एन की सालगिरह होती है। वो अपने बाप के लिए एक छोटा सा डांस तैयार करती है। वो उसके सामने परफॉर्म करती है। वो चाहती है कि उसका बाप उसे देखे, उसकी तारीफ करे, लेकिन सॉक वो जल्दी में होता है। वो उसे प्रॉपर्ली देखे बगैर ही निकल जाता है। ये लम्हा छोटा होता है, लेकिन सू एन के दिल पर गहरा असर छोड़ जाता है। बाद में सॉक वो उसे एक गिफ्ट देता है, लेकिन जब सू एन उसे खोलती है तो उसे पता चलता है कि ये वही गिफ्ट है जो वो पहले भी दे चुका है। ये देखकर साफ जाहिर होता है इस सॉक वू को अपनी बेटी की पसंद तक याद नहीं। सू एन खामोश हो जाती है, उसकी आंखों में उदासी आ जाती है और वो आहिस्ता से कहती है, मुझे बुसान जाना है अपनी मामा के पास। पहले तो सॉक वू इस बात को संजीदा नहीं लेता, लेकिन जब वो अपनी बेटी की आंखों में देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो वाकई उसे खो रहा है। आखिरकार वो मान जाता है और फैसला करता है कि वो उसे बुसान ले जाएगा। अगले दिन वो दोनों ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं। यहाँ काफी रश होता है, लोग अपनी अपनी मंजिलों की तरफ जा रहे होते हैं। हर कोई मसरूफ होता है, जल्दी में, कोई परेशान कोई खुश। ये एक आम दिन लग रहा होता है, लेकिन हकीकत में ये दिन आम नहीं होता। यहाँ हमें कुछ और किरदार भी नजर आते हैं। एक मजबूत और बहादुर आदमी सैंग हा, जो अपनी हामिला बीवी के साथ होता है। वो अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता है। उसके चेहरे पर सादगी होती है, लेकिन दिल में हिम्मत। दूसरी तरफ एक बेसबॉल टीम होती है जो हंसी मजाक कर रही होती है और उनमें से एक लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर एक बिजनेसमैन भी होता है जिसके चेहरे पर गुरूर साफ नजर आता है। वो सिर्फ अपनी जान की फिक्र करता है। जैसे ही ट्रेन रवाना होने लगती है, सब लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू करती है और फिर रफ्तार पकड़ लेती है। इसी दौरान एक जख्मी लड़की प्लेटफॉर्म पर भागती हुई नजर आती है। वो बुरी तरह जख्मी होती है, उसके जिस्म पर खराशें होती है। वो बहुत डरी हुई होती है, जैसे वो किसी चीज से बचकर आ रही हो। वो ट्रेन के दरवाजे की तरफ दौड़ती है। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी न किसी तरह अंदर आ जाती है। वो अंदर आकर एक कोने में गिर जाती है। उसकी सांस तेज होती है, इसका जिस्म कांप रहा होता है, लेकिन कोई इस पर खास तवज्जो नहीं देता। लोग उसे सिर्फ एक जख्मी मुसाफिर समझते हैं। कुछ देर बाद वो लड़की अजीब अंदाज में तड़पने लगती है। उसका जिस्म झटके खाता है, उसकी सांस तेज हो जाती है। एक अटेंडेंट उसे देखती है और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है। वो उसके करीब जाती है और जैसे ही उसे छूने लगती है, अचानक वो लड़की उस पर हमला कर देती है। वो उसे जोर से काट लेती है। ये लम्हा सब कुछ बदल देता है। वो अटेंडेंट जमीन पर गिर जाती है, उसका जिस्म तड़पने लगता है, उसकी हड्डियां मरने लगती हैं, उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उठती है। लेकिन अब वो इंसान नहीं रहती, वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। अब वो दूसरे लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है। जो भी उसके करीब आता है वो उसे काट लेती है और वो भी चंद सेकंड में ज़ॉम्बी बन जाता है। अब ये वायरस तेजी से फैलने लगता है। एक शख्स दूसरे को काटता है, फिर वो दूसरा तीसरे को, और देखते ही देखते पूरा डब्बा ज़ॉम्बी से भर जाता है। गे चीखने लगते हैं, हर तरफ भगदड़ मच जाती है। कोई कुछ नहीं समझ पाता कि आखिर हो क्या रहा है। सॉक वू फौरन अपनी बेटी सुएन को पकड़ लेता है। वो उसे हर हाल में बचाना चाहता है, लेकिन अभी भी वो सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रहा होता है। बाकी लोग उसके लिए अहम नहीं होते। वो कुछ लोगों के साथ मिलकर दूसरे डब्बे की
तरफ भागता है। वो दरवाजा बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज़ दरवाजे पर जोर जोर से टक्कर मार रहे होते हैं। उनकी आवाजें, उनकी चीखें पूरा माहौल खौफनाक बना देती है। यहाँ से असल कहानी शुरू होती है, जहाँ अब सिर्फ एक सवाल होता है, कौन बचेगा और कौन नहीं। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहाँ ट्रेन के अंदर खौफ अपनी इंतहा को पहुँच चुका होता है। दरवाजे के दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज़ मुसलसल जोर से टक्कर मार रहे होते हैं। उनकी चीखें, उनकी हरकतें, सब कुछ इतना खौफनाक होता है कि अंदर बैठे लोग सांस रोक कर खड़े होते हैं। किसी को नहीं पता कि अगले ही लम्हे क्या होने वाला है। सॉक वू तेजी से इर्द गिर्द नजर दौड़ाता है। वो हालात को समझने की कोशिश करता है, लेकिन ये कोई आम सूरत हाल नहीं होती। यहाँ हर सेकंड कीमती होता है और हर गलत फैसला मौत बन सकता है। इसी दौरान सैंग हुआ आगे आता है। वो सबको परसुकून रहने को कहता है। उसकी आवाज में एतमाद होता है। वो जानता है कि अगर सब घबरा गए तो कोई नहीं बचेगा। वो दरवाजे के करीब जाकर ज़ॉम्बीज़ की हरकतें ऑब्जर्व करता है। वो देखता है कि वो अंधाधुंध हमला करते हैं, लेकिन उनमें कोई समझ नहीं होती। यहाँ एक अहम बात सामने आती है कि जब रोशनी कम होती है तो ज़ॉम्बीज़ की हरकत सुस्त हो जाती है। वो चीजों को क्लियरली नहीं देख पाते। ये एक छोटी सी बात होती है, लेकिन यही बात उनकी सर्वाइवल की उम्मीद बन जाती है। दूसरी तरफ ट्रेन के अगले डब्बों में बैठे लोग अभी तक महफूज होते हैं। उन्हें पूरी हकीकत का अंदाजा नहीं होता। वो सिर्फ दूर से आवाजें सुन रहे होते हैं और अंदाजे लगा रहे होते हैं। वो बिजनेसमैन सबको डराना शुरू कर देता है। वो कहता है कि जो लोग पीछे हैं वो सब इन्फेक्टेड है और अगर उन्होंने दरवाजा खोला तो सब मर जाएंगे। इसकी बातों में खौफ होता है और लोग इसकी बात मान लेते हैं। इधर सॉक वू, सैंग हुआ और कुछ और लोग फैसला करते हैं कि वो अगले महफूज डब्बे तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ रुकना मौत को दावत देना है। वो एक प्लान बनाते हैं। वो अपने हाथों पर कपड़ा लपेटते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ के काटने से बच सके और फिर वो दरवाजा खोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक लम्हे के लिए सब खामोश हो जाते हैं। सांसें रुक जाती है, दिल तेजी से धड़कने लगते हैं और फिर दरवाजा खुलता है। सामने ज़ॉम्बीज़ का हजूम होता है। वो फौरन उन पर झपटते हैं, लेकिन सैंग हुआ पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता है। वो उन्हें धकेलता है, रास्ता बनाता है। सॉक वू भी उसके साथ शामिल हो जाता है। अब एक इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। हर तरफ केओस होता है। लोग चीख रहे होते हैं, कोई गिर रहा होता है, कोई उठ रहा होता है, लेकिन ये लोग रुकते नहीं। वो एक एक डब्बा क्रॉस करते हैं, हर बार दरवाजा बंद करते हैं और अगले की तरफ बढ़ते हैं। इस दौरान कई लोग पीछे रह जाते हैं। कुछ को ज़ॉम्बीज़ पकड़ लेते हैं और वो भी इन्हीं में शामिल हो जाते हैं। ये एक बेरहम हकीकत होती है। यहाँ कोई किसी का इंतजार नहीं कर सकता, वरना सब मर जाएंगे। आखिरकार वो इस डब्बे के करीब पहुँच जाते हैं जहाँ बाकी लोग महफूज होते हैं। वो दरवाजा जोर जोर से बजाते हैं। अंदर मौजूद लोग उन्हें देखते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खोलते। वो डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये लोग भी इन्फेक्टेड होंगे, खास तौर पर वो बिजनेसमैन। वो सबको भड़काता है। वो कहता है, अगर तुमने दरवाजा खोला तो हम सब मर जाएंगे। यहाँ इंसानियत हार जाती है, खौफ जीत जाता है। सियोक वो गुस्से में आ जाता है। वो पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। सैंग हुआ भी उसका साथ देता है। आखिरकार दरवाजा खुल जाता है। वो सब अंदर दाखिल हो जाते हैं, लेकिन अंदर आने के बाद भी लोग उन्हें कबूल नहीं करते। वो उन्हें अलग कर देते हैं, जैसे वो बीमार हो, जैसे वो खतरा हो। सुएन ये सब देखती है और उसके चेहरे पर उदासी आ जाती है। आखिरकार पीछे से ज़ॉम्बीज़ दोबारा हमला कर देते हैं। अब सब कुछ दोबारा केओस में बदल जाता है। लोग भागते हैं, चीखते हैं। यहाँ सैंग हुआ एक बड़ा फैसला लेता है। वो दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है, अकेला। वो ज़ॉम्बीज़ को रोकता है, उन्हें अंदर आने से रोकने की पूरी कोशिश करता है। वो पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ बहुत ज्यादा होते हैं। एक लम्हा आता है जब एक ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। वो रुक जाता है। वो समझ जाता है कि अब वो नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी वो आखिरी लम्हे तक लड़ता है। वो दूसरों को वक्त देता है ताकि वो दरवाजा बंद कर सके। आखिरकार वो गिर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। उसकी बीवी दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। ये लम्हा बहुत दर्दनाक होता है। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है, लेकिन अब हर कोई जान चुका होता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। असल इम्तिहान अभी बाकी है। ट्रेन तेजी से अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही होती है। अंदर बैठे लोग खामोश होते हैं, लेकिन ये खामोशी सुकून की नहीं, खौफ की होती है। हर किसी के जहन में एक ही सवाल होता है, क्या वो बच पाएंगे? सैंग हुआ की कुर्बानी के बाद माहौल और भी भारी हो जाता है। उसकी बीवी एक कोने में बैठी होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो कुछ बोल नहीं रही होती, लेकिन उसकी खामोशी सब कुछ बयान कर रही होती है। सुआन आहिस्ता से उसके पास जाती है। वो उसका हाथ पकड़ती है और खामोशी से उसके साथ बैठ जाती है। ये एक छोटा सा लम्हा होता है, लेकिन उसमें इंसानियत अभी भी जिंदा होती है। दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन अब भी वही करता है। वो दूसरों को शक की नजर से देखता है। वो बार बार कहता है कि ये लोग खतरा है, उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। सियोक वू अब बदलने लगता है। पहले वो सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचता था, लेकिन अब वो दूसरों के दर्द को भी समझने लगता है। इसी दौरान ट्रेन एक बड़े स्टेशन के करीब पहुँचती है। ऐलान होता है कि वहाँ फौज मौजूद और सब लोग महफूज हो जाएंगे। ये सुनकर सबके चेहरे
चेहरे पर उम्मीद आ जाती है। लोग सोचते हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन पर रुकती है, दरवाजे खुलते हैं, सब लोग नीचे उतरते हैं। स्टेशन बिल्कुल खाली होता है, ना कोई आवाज ना कोई हरकत। ये अजीब लगता है क्योंकि अगर फौज होती तो यहाँ एक्टिविटी होनी चाहिए थी। सियोक वो को कुछ गलत महसूस होता है। वो रुक जाता है और इर्द गिर्द देखता है। दूर कहीं कुछ लोग खड़े होते हैं जो फौजियों की तरह लगते हैं। सब लोग उनकी तरफ बढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि वो बच गए हैं, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुँचते हैं वो फौजी आहिस्ता आहिस्ता मुड़ते हैं और तब हकीकत सामने आती है। वो फौजी नहीं होते, वो सब ज़ॉम्बीज़ होते हैं। अचानक वो सब हमला कर देते हैं। लोग चीखने लगते हैं, हर तरफ भगदड़ मच जाती है। जो उम्मीद अभी पैदा हुई थी वो एक लम्हे में खत्म हो जाती है। सियोक वो फौरन सुआन का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर भागता है। दूसरे लोग भी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हैं। कुछ लोग वहीं पकड़े जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ हो जाएंगे, याज का शिकार बन जाते हैं। बाकी लोग किसी तरह वापस ट्रेन में पहुंच जाते हैं। दरवाजे बंद हो जाते हैं। ट्रेन दोबारा चल पड़ती है, लेकिन अब लोगों के चेहरे बदल चुके होते हैं। अब उनमें उम्मीद कम और खौफ ज्यादा होता है। इस दौरान वो बिजनेसमैन एक और हरकत करता है। वो एक जख्मी शख्स को देखता है जो अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना होता, लेकिन वो उसे धक्का दे देता है और दरवाजा बंद कर देता है। वो उसे मरने के लिए छोड़ देता है। ये देखकर साफ हो जाता है कि असल खतरा सिर्फ ज़ॉम्बीज नहीं, कुछ इंसान भी इतने ही खतरनाक होते हैं। अब ट्रेन के अंदर सिर्फ चंद लोग रह जाते हैं, सेकवू, सुआन, सैंगहुआ की बीवी और कुछ और बच जाने वाले लोग। ये सब एक साथ बैठे होते हैं, खामोश। तभी अचानक एक और मसला पैदा होता है। ट्रेन के कुछ हिस्सों में अभी भी ज़ॉम्बीज मौजूद होते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे होते हैं। सेकवू ये देखता है और फैसला करता है कि उन्हें मजीद आगे जाना होगा, क्योंकि अगर वो वहीं रहे तो जल्द ही ज़ॉम्बीज उन तक पहुंच जाएंगे। वो सबको तैयार करता है, लेकिन अब सबके दिल में डर और भी ज्यादा होता है, क्योंकि वो जान चुके होते हैं कि हर कदम मौत के और करीब ले जा रहा है और अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होता। ट्रेन अब अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन अंदर बैठे लोगों के लिए हर गुजरता लम्हा एक नई आजमाइश बन चुका होता है। सेकवू खामोशी से बैठा होता है। उसके चेहरे पर संजीदगी होती है, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले जैसी खुदगर्जी नहीं होती। वो अपनी बेटी सुअन को देखता है जो सैंगहुआ की बीवी के साथ बैठी होती है। अब वो सिर्फ अपनी बेटी नहीं बल्कि बाकी लोगों की भी फिक्र करने लगा होता है। इसी दौरान वो बिजनेसमैन एक बार फिर अपनी असलियत दिखाता है। वो डरता है, लेकिन उसका डर उसे इंसान नहीं रहने देता। वो चुपके से उठता है और एक और डब्बे की तरफ बढ़ता है। वहाँ एक शख्स जख्मी हालत में पड़ा होता है। वो मदद मांग रहा होता है, लेकिन बिजनेसमैन उसकी मदद नहीं करता, बल्कि वो उसे धक्का दे देता है और उसे ज़ॉम्बीज के हवाले कर देता है। फिर खुद दरवाजा बंद करके आगे बढ़ जाता है। ये मंजर साफ जाहिर करता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उधर सेकवू और बाकी लोग आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि आगे भी खतरा है, लेकिन रुकना अब मुमकिन नहीं होता। वो आहिस्ता आहिस्ता अगले डब्बे की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में हर तरफ तबाही के आसार होते हैं, टूटे हुए सामान, खून के निशान और खामोशी। ये खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा खौफनाक होती है। इसी दौरान अचानक एक ज़ॉम्बी इन पर हमला कर देता है। सब घबरा जाते हैं, लेकिन सेकवू फौरन रिएक्ट करता है। वो उसे पीछे धकेलता है और बाकी लोगों को बचाता है। ये वही इंसान होता है जो पहले सिर्फ अपने बारे में सोचता था, लेकिन अब वो दूसरों के लिए लड़ रहा होता है। इसी दौरान वो बिजनेसमैन फिर सामने आता है। अब वो भी जख्मी हो चुका होता है, लेकिन वो अपनी हालत छुपाता है। वो दूसरों के साथ मिल जाता है, लेकिन अंदर से वो जानता होता है कि वो ज्यादा देर इंसान नहीं रहने वाला। ट्रेन तेजी से बुसान की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन रास्ते में एक बड़ा मसला आ जाता है। आगे ट्रैक पर हादसा हुआ होता है। ट्रेन रुक जाती है। अब उन्हें पैदल जाना पड़ता है। ये सब लोग ट्रेन से नीचे उतरते हैं। चारों तरफ तबाही फैली होती है, चलती हुई ट्रेनें, टूटे हुए डब्बे और हर तरफ खामोशी। ये मंजर किसी अपोकलिप्स से कम नहीं होता। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। हर कदम पर खतरा होता है। इसी दौरान अचानक ज़ॉम्बीज का एक ग्रुप उन पर हमला कर देता है। सब लोग भागने लगते हैं। यहाँ केओस अपनी इंतहा पर होता है। लोग एक दूसरे से बिछड़ने लगते हैं। इसी दौरान वो बिजनेसमैन पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाता है और वो सेकवू पर हमला कर देता है। सेकवू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे काट लेता है। ये लम्हा सब कुछ बदल देता है। सेकवू रुक जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो अपनी बेटी को देखता है और फैसला करता है कि वो उसे हर हाल में बचाएगा। वो सुअन और सैंगहुआ की बीवी को आगे भेजता है और खुद पीछे रह जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर पैसे वन होता है, क्योंकि अब वो एक बाप बन चुका होता है, सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं। सेकवू आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा होता है। इसके चेहरे पर दर्द होता है, लेकिन इससे ज्यादा एक माँ की मोहब्बत होती है। वो सुअन को आखिरी बार देखता है। सुअन रोती हुई इसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन वो उसे रोक देता है। वो उसे दूर रहने का इशारा करता है, क्योंकि अब वो जान चुका होता है कि वो ज्यादा देर तक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा।
जाएगा। इसकी सांसें तेज हो रही होती हैं, इसके हाथ कांप रहे होते हैं, जहर इसके जिस्म में फैल रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बेटी को तसल्ली देता है। वो उसे कहता है कि मजबूत रहो और आगे बढ़ो। सू एन जोर जोर से रोने लगती है। वो अपने बाप को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन हालात अब इसके हाथ में नहीं होते। सेकवू आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता है और ट्रेन के दरवाजे की तरफ जाता है। वो आखिरी बार अपनी बेटी को देखता है और इसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है। इस लम्हे में इसे अपनी बेटी के साथ गुजारे हुए तमाम लम्हात याद आते हैं। जब सू एन छोटी थी, जब वो उसके साथ खेलती थी, और वो लम्हा जब उसने पहली बार उसे अब्बू कहा था, ये सब यादें उसके जहन में तेजी से गुजरने लगती हैं। और फिर वो खुद को छोड़ देता है। वो ट्रेन से नीचे गिर जाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। ये एक ऐसा लम्हा होता है जो दिल को तोड़ देता है। सू एन चीख रही होती है, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। उधर सू एन और सांग हा की बीवी आगे बढ़ रही होती है। वो दोनों अकेली रह गई होती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो आगे बढ़ती रहती है। आखिरकार वो बुसान के करीब पहुंच जाती है। वहाँ एक टनल होती है जहाँ फौजी खड़े होते हैं। फौजी दूर से उन्हें देखते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि ये इंसान है या ज़ॉम्बी। वो अपनी बंदूकें तैयार करते हैं और निशाना लेते हैं। सू एन और वो औरत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। हर कदम उनकी जिंदगी का फैसला कर सकता होता है। इसी लम्हे सू एन रोना शुरू कर देती है और वो एक गाना गाती है। वही गाना जो वो अपने स्कूल में गाने वाली थी, वही गाना जो वो अपने बाप के लिए गाना चाहती थी। इसकी आवाज टनल में गूंजती है। फौजी रुक जाते हैं। वो एक दूसरे को देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये इंसान है। वो फायर नहीं करते और उन्हें अंदर आने देते हैं। आखिरकार वो दोनों महफूज हो जाती है, लेकिन ये जीत अधूरी होती है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया होता है। ये कहानी सिर्फ ज़ॉम्बीज़ की नहीं थी, ये कहानी थी इंसानियत की, कुर्बानी की और एक बाप की मोहब्बत जो आखिर तक अपनी बेटी के लिए लड़ता रहा। आपने कोई कहानी नहीं कहा। अगर आपको अगली वीडियो में किसी खास मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस बनाने की मोटिवेशन देता है। और अगर आप मजीद इसी तरह की मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।